एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों का डायरेक्ट टैक्स की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सहकारी समितियों का कर निर्धारण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सहकारी समितियों का कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सहकारी समितियों का निर्माण और विकास में काफ़ी वृद्धि हो रही है और भारत सरकार की नीति भी इनके विकास में काफ़ी सहायक रही है। तो सरकार ने आयकर अधिनियम में ही इन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं और रियायतें दी हैं जो अन्य आयकरदाताओं को नहीं है। सहकारी समितियों के कर निर्धारण से पूर्व हमें सहकारी समिति की परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक है। सहकारी समिति की परिभाषा जो है आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो दी गई है वो यह है कि सहकारी समिति से हमारा अर्थ ऐसी सहकारी समिति से है जिसका रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत हुआ हो अथवा जिसका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बने हुए अन्य किसी विधान के अंतर्गत हुआ हो। तो सिंपल सी परिभाषा जो है आयकर अधिनियम में दी है इसकी कि कोई भी जो समिति जिसका रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति अधिनियम 1912 यानी कोऑपरेटिव एक्ट जो लागू होता है हमारे यहाँ पे 1912 उसके अंतर्गत या किसी स्टेट के यानी किसी भी राज्य में जो सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ है उसके किसी भी कानून के अंतर्गत जो है किसी भी विधान के अंतर्गत अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो सहकारी समिति कहलाती है। एक बात ध्यान रखें कि केवल ऐसी रजिस्टर्ड सहकारी समितियों का कर निर्धारण ही सहकारी समितियों के रूप में होता है। यानी जो सहकारी समितियां रजिस्टर्ड नहीं है उनका असेसमेंट हम जो है यहाँ इनकम टैक्स के अंतर्गत सहकारी समिति के रूप में नहीं कर सकते जो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड सहकारी समिति वैधानिक व्यक्ति होती है और इसका अस्तित्व कंपनी की तरह ही इसके सदस्यों से भिन्न होता है। जैसा कि अपन ने देखा कि जो व्यक्ति की परिभाषा है उस व्यक्ति की परिभाषा में सहकारी समिति भी एक व्यक्ति ही मानी गया है और इसका अस्तित्व जैसा अपन ने देखा कि इसके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है कंपनी की तरह ही भिन्न होता है, अलग होता है। अब सहकारी समिति का जो कर निर्धारण है, सहकारी समिति के जो व्यापार और पैसे के लाभों के शीर्षक जो है उसके लाभों की गणना हम करते हैं। एक सहकारी समिति के व्यापार और पैसे शीर्षक के लाभों की गणना जो है ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हम अन्य करदाताओं के की जाती है। यानी बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंतर्गत जो एक व्यवसायी का लाभ निर्धारण जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी जो बिजनेस है उसका भी हम लाभों की गणना करेंगे। सहकारी समिति की करदाता की जो है सकल कुल आय की गणना अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अन्य करदाताओं की सकल कुल आय की गणना की जाती है। वही हम करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस प्रकार से जो है सभी शीर्षक की हम गणना करेंगे जैसे करते आए हैं। अब आगे जो हमें ध्यान रखना है कि सकल कुल आय में से जो कटौतियां दी जाती है एक सहकारी समिति करदाता को सकल कुल आय में से जो कटौतियां दी जाती है वो निम्नानुसार है। यानी सारी कटौतियां इसको नहीं मिलेगी। कुछ जो कटौतियां एक सहकारी समिति करदाता को प्रदान की जाती वो है, सबसे पहले पुण्यार्थ दानों के संबंध में ATG की कटौती एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी प्राप्त होगी। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास के दान के संबंध में 80GGA इसकी भी छूट यानी डिडक्शन इसको प्राप्त होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को।
राजनीतिक दलों को चंदे के संबंध में कटौती 80GGC। ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रम के लाभों के संबंध में कटौती 80IA। विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास करने के व्यवसाय की आय के संबंध में कटौती 80IAB। ढांचागत सुविधाओं के विकास को छोड़कर के अन्य नवीन उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती धारा 80IB। गृह निर्माण परियोजना के लाभों के संबंध में कटौती 80IBA। कुछ विशिष्ट राज्य श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती धारा 80IC। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती धारा 80IE। जैव श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लाभों के संबंध में कटौती धारा 80JJ। और नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती धारा 80JJA। ये कटौतियाँ जो है एक सहकारी करदाता को प्राप्त होती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कटौती जो एक सहकारी समिति को करदाता को जो मिलती है वो है कि सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती धारा 80P। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के करदाता को ही प्राप्त होती है 80P, जो कि सहकारी समिति की आयों के संबंध में होती है। ये महत्वपूर्ण है। और आयकर अधिनियम की धारा 80P के अंतर्गत ऐसी अनेक कटौतियों का उल्लेख किया गया जो केवल सहकारी समिति करदाता को ही इनकी सकल कुल आय में से दी जाती है। वो निम्नानुसार है, ध्यान रखें। ये कटौतियाँ केवल सहकारी समिति करदाता है उसे ही प्राप्त होती है, जिसमें पहला है विशिष्ट व्यावसायिक क्रियाओं की आय के संबंध में संपूर्ण राशि की कटौती। यदि कोई सहकारी समिति बैंकिंग का व्यवसाय चलाती है और सदस्यों को साख सुविधाएं प्रदान करती है, कुटीर उद्योग चलाती है, अपने सदस्यों की कृषि उपज को बेचने का कार्य करती है, अपने सदस्यों को देने के लिए खेती के औजार, बीज, जानवर आदि जिनकी खेती के लिए आवश्यकता पड़ती है खरीदती है, या अपने सदस्यों को कृषि उपज के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का कार्य बिना शक्ति की सहायता से करती है, या अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक रूप से विक्रय करती है, मछली व्यवसाय और उनसे संबंधित सहायक क्रियाएं करती है। सहायक क्रियाओं से तात्पर्य जो है वह मछली पकड़ना, उनकी देखभाल करना, उनका संग्रह करना, उनके क्रय विक्रय करने और सदस्यों को देने के लिए उक्त कार्यों से संबंधित सामग्री और प्रसाधनों के क्रय करने से है। उपयुक्त ये जो सभी क्रियाएं हैं, इससे संबंधित लाभों की संपूर्ण राशि की कटौती दी जाएगी। परंतु अभी जो मैंने बताया कि अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक रूप से विक्रय और मछली व्यवसाय उससे संबंधित सहायक क्रियाएं में वर्णित जो है ये कटौती तभी मिलेगी जब वह अपने नियमों और उपनियमों द्वारा मताधिकार को केवल निम्न सदस्य जो उसके सदस्य हैं उन तक ही सीमित रखे, कि वे सदस्य जो श्रम बेचने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं अपने को और मछली पकड़ने या सहायक क्रिया करने में लगे हुए होते हैं, और वे सहकारी समितियां जो समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और तीसरा है राज्य सरकार, तो इनको ही प्राप्त होती है। तो ये जो व्यवसाय बताते हैं इनको विशिष्ट व्यावसायिक क्रियाओं के आय के संबंध में संपूर्ण राशि की कटौती एक सहकारी समिति करदाता को दी जाती है। दूसरा है दुग्ध, फल, सब्जी और तिलहन के व्यवसाय की आय के संबंध में संपूर्ण राशि की कटौती। एक ऐसी सहकारी समिति की दशा में जो अपने सदस्यों द्वारा एकत्रित या उत्पादित दूध, फल, सब्जी और तिलहन के संयुक्त दुग्ध सहकारी समिति को अथवा सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को या सरकारी कंपनी अथवा केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम को देती है, तो उसकी ऐसे व्यवसाय की संपूर्ण आय कटौती योग्य है। यानी धारा 80P2B के अंतर्गत जो है ऐसे व्यवसाय की पूरी जो आय है उसकी कटौती दी जाएगी। तीसरा है अन्य क्रियाओं से प्राप्त लाभ। यदि कोई सहकारी समिति, जैसा अपने कुछ ऊपर व्यवसाय बताते हैं 1 नंबर और 2 नंबर बिंदु, जिसमें दुग्ध, फल और सब्जी, तिलहन है, इनको छोड़ करके
अन्य कोई कार्य करती है तो ऐसे कार्यों से प्राप्त लाभ उपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में 1 लाख रुपए तक कटौती योग्य होते हैं और अन्य किसी दशा में 50,000 रुपए तक ही कटौती योग्य हैं। अन्य क्रियाओं से प्राप्त लाभ उपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में 1 लाख रुपए और अन्य की दशा में 50,000 रुपए तक कटौती योग्य है। अन्य से अगला जो बिंदु है कि अन्य सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश। एक सहकारी समिति को दूसरी सहकारी समिति से विनियोग करने पर प्राप्त लाभांश ब्याज की पूरी रकम कटौती योग्य है और सहकारी समिति से मिलने वाला ब्याज, एक बात ध्यान रखें, इस सहकारी समिति से दूसरी सहकारी समिति से मिलने वाला ब्याज और लाभांश की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, अतः प्राप्त ब्याज की राशि को सकल नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये सब जो कटौतियां हम पढ़ रहे हैं धारा 80P के अंतर्गत जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्राप्त होती है। तो अगर इनमें से कुछ हैं, कोई बिंदु अगर आपके प्रश्न में आता है तो उसकी कटौती हम देंगे धारा 80P के अंतर्गत। अगला जो बिंदु है गोदाम या भंडार गृहों को किराए पर देने की आय, पूरी की पूरी जो है कटौती योग्य होगी अगर सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं के संग्रहण, विधायन और विपणन में सहायता देने के लिए किराए पर दिए गए गोदामों या भंडार गृहों की पूरी आय कटौती योग्य है। प्रतिभूतियों पर ब्याज और मकान संपत्ति से आय। एक सहकारी समिति को प्रतिभूतियों से ब्याज और मकान संपत्ति की आय पूरी राशि कटौती योग्य होगी, बशर्ते कि वह सहकारी समिति निम्न शर्तों की पूर्ति करे कि वह मकान बनाने वाली समिति नहीं हो, वह शहरी उपभोक्ता समिति नहीं हो और वह यातायात का व्यापार करने वाली समिति नहीं हो, शक्ति की सहायता से कोई निर्माण कार्य नहीं करती हो, उसकी सकल कुल आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो। तो प्रतिभूति और ब्याज और मकान संपत्ति से आय की पूरी राशि कटौती की जाएगी। एक जो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत है कि यदि किसी सहकारी समिति को धारा 80IA के अंतर्गत भी कटौती प्राप्त करने का अधिकार है तो उपयुक्त 1 और 2 और 3 में कटौती धारा 80I के संबंध में कटौती घटाने के बाद शेष बची राशि के संबंध में ही दी जाएगी। और एक स्पष्टीकरण है कि ये जो धारा 80P के संबंध में नगर उपभोक्ता सहकारी समिति शासित एक ऐसी समिति से जिसका उद्देश्य नगर निगम, नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और छावनी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना हो। कर निर्धारण वर्ष 2007-8 से प्राथमिक कृषि साख समिति अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को छोड़ करके अन्य सहकारी बैंक को धारा 80P की कटौती नहीं मिलेगी, परंतु जो सहकारी समिति अपने सदस्यों को साख सुविधाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है उसे यह कटौती अभी भी दी जाती है। कुटीर उद्योग के संबंध में लगी हुई सहकारी समिति को धारा 80P2A2 के अंतर्गत छूट पाने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की पूर्ति करना आवश्यक है। यानी कुटीर उद्योग के संबंध में जो सहकारी समिति लगी हुई है उसके लिए निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है, प्रावधान जो है उनको पूर्ति करना। कुटीर उद्योग उस उद्योग को माना जाएगा जो लघु स्तर पर पूंजी की लघु राशि और श्रमिकों की क्रम संख्या से संचालित किया जाता है, जिसकी बिक्री भी सीमित मात्रा हो। कुटीर उद्योग कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। कुटीर उद्योग का स्वामित्व और प्रबंध सहकारी समिति के पास होना चाहिए। सहकारी समिति के सदस्यों से आशय सहकारी समिति के अंशधारी से होगा। कुटीर उद्योग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन समिति के सदस्यों और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही होना चाहिए और इस राशि के लिए परिवार में समिति का सदस्य स्वयं, उसका जीवन साथी, माता पिता, पुत्र पुत्री, पुत्रियों, जीवन साथी और आदि अन्य ऐसे संबंधी शामिल है जो सामान्यतः सदस्य के साथ ही रहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सहकारी समिति को भाड़े के बाहरी श्रमिकों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। कुटीर उद्योग को निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण संबंधी कार्य करना चाहिए। इसमें केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। कुटीर उद्योग के संचालन के लिए कार्यस्थल या तो किसी कारीगर
अंशधारी का निवास स्थान हो सकता है या सहकारी समिति द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक स्थान हो सकता है। ये कुछ नियम जो हैं वो कुटीर उद्योग से संबंधित प्रावधान हैं, उनका आप अध्ययन करें। तो ये आज हमने जो जानकारी इस वीडियो में जो प्राप्त की है कि एक सहकारी समिति का कर निर्धारण के लिए उसकी कौन कौन सी आय जोड़ी जाती है और कुछ जो भी सकल कुल आय है उस सकल कुल आय में से जो कटौतियाँ धारा 80 की जो कटौतियाँ हैं तो वो प्राप्त होती, कौन कौन सी जो प्राप्त होगी वो आपकी स्क्रीन पे है। इसके साथ ही एटीपी के संबंध में धारा 80P जो सहकारी समितियों की आय के संबंध में है, महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। इसी को अच्छी तरह पढ़ें, इसको अच्छी तरह ध्यान से दें, इसके बिंदु है जो नोट करें कि ये एक महत्वपूर्ण आय है। और तो ये सब कटौतियाँ घटाने के बाद जो बचती है वह कुल आय कहलाएगी और उस पर निर्धारित कर की दरों से कर की गणना की जाएगी। आयकर की गणना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं रामस्वरूप भांबी आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।